हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे इस पूरे चैप्टर का इस वीडियो में। तो बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है, हर एक फॉर्मूले को अच्छे से समझना है। क्लास 10th के भी अंदर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और जिसको ये समझ में आ गया, ये मानिए कि पूरा कंप्लीट चैप्टर आप इजीली कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, इन दोनों की मैं एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर बाद में इनको बारी बारी से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस होता क्या है? ए नंबर ऑफ एक्शंस दैट कम वन आफ्टर अदर। कोई भी एक्शंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, एक के बाद एक एक्शंस आता है, या कोई भी मान लिया हमारा कोई थिंग्स है या कोई एक्शन है या कोई वर्क है जो एक के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, क्या कहा है मैंने एग्जाम्पल के रूप में? सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। अब जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके सीक्वेंस किस तरीके से लिखे जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये क्या बन गया? मेरा एक सीक्वेंस है। यहां पे क्या हो रहा है? एक्शंस बार बार आ रहे हैं। एक्शंस का मतलब सारे के सारे इवन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 भी इवन नंबर, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी। ऐसे ही मान लिया हमारे पास क्या हो? सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर्स बोल दे। ओड नंबर्स के अंदर क्या होगा हमारा? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से चलेगा हमारा सीक्वेंस। अब ऐसा तो नहीं है कि ओड नंबर के अंदर इवन नंबर भी आप एंटर कर दोगे, तो यहां पे एक पर्टिकुलर एक्शन होगा और बार बार रिपीट होता चला जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा? सीक्वेंस। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं सीरीज क्या चीज होती है। सीरीज का मतलब है इट इज सम ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। अब सीक्वेंस के अंदर जो भी हमारी टर्म्स होती हैं उनके अगर सम की बात की जाए तो वो क्या फॉर्म करती है? हमारी एक सीरीज फॉर्म कर लेती हैं। मान लिया हमारे पास कोई सीक्वेंस के अंदर टर्म्स है, मान लिया A1, फिर है A2, फिर है A3, फिर है A4, इस तरीके से ये हमारा सीक्वेंस है। कोई भी हो सकता है XYZ। अगर मान लिया इसकी सीरीज बनानी हो तो किस तरीके से हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस में A3 प्लस A4, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? सीरीज। समझ में आ गई सीक्वेंस और सीरीज क्या चीज है। अब बात करते हैं हम सीक्वेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई भी सीक्वेंस हो ना, उसका एक फॉर्मूला होता है उसकी सारी की सारी टर्म्स को लिखने का। उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको A ऑफ N से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A ऑफ N से। और वो किसके इक्वल होता है? मान लिया A ऑफ N इज इक्वल टू है N इंटू N+2, या फिर A ऑफ N गिवन है हमें N/N+1। ये सीक्वेंस का फॉर्मूला गिवन है। मान लिया कोई भी XYZ सीक्वेंस हो सकता है। तो अगर मान लिया हमें कोई इस तरीके का फॉर्मूला गिवन हो और इससे हमें सीक्वेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से। तो यहां पे मान लिया इस फॉर्मूले से हमें सीक्वेंस जनरेट करना है, तो क्या करेंगे? फॉर n = 1, तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो आएगी हमारी किस क्या आ जाएगी? 1 इंटू 1+2, क्या आ गया? 2 और 1 3, 3 1 जा 3। फिर निकलेगी हमारी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पे 2 पुट करेंगे, A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2+2, तो क्या आ गया? 2 और 2 4, 4 2 जा 8। फिर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 3+2, 3 और 2 5, 5 3 जा क्या हो जाएगा हमारा? 15। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस फॉर्म होता आ जाएगा हमारा 3, 8, 15 इस तरीके से। तो मतलब ये हो गया हमारा एक तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला कोई भी सीक्वेंस फॉर्म करने का। तो इस तरीके से हमें कोई भी फॉर्मूला गिवन हो तो हम क्या करेंगे? अपनी फर्स्ट टर्म के लिए n = 1 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म के लिए n = 2 पुट कर देंगे, थर्ड टर्म के लिए n = 3, कोई n = 10, 10th टर्म फाइंड आउट करनी हो तो n = 10 पुट कर लेंगे। तो अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और अपना सीक्वेंस फॉर्म कर लेंगे। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा यहां तक कंसेप्ट आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी एपी क्या चीज होती है, जो आप क्लास 10th में सीख के आए हैं। अब एपी के बारे में तो आपको पता है, 10th क्लास में भी आपने सुना था और किए भी हैं इसके क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 था। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा कंप्लीट चैप्टर था हमारा। अब किसी भी सीक्वेंस को हम एपी कब कहेंगे वो चीज समझिए।
ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज सेम। बस एक ही तो पहचान होती है एपी की, हमें पता है अगर मान लिया सभी की सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, उस सीरीज को एपी सीरीज बोल देंगे। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास गिवन है सीक्वेंस कोई भी 2 4 6 8 इस तरीके से। अब कैसे पता चले कि ये एपी है या नहीं है? ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हमें पता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या चीज होती है? डी से रिप्रेजेंट करते थे क्लास 10th में भी, यहां पे भी करेंगे। कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 कर लेंगे, यहां पे कितना आ गया 2। अब भाई एक कॉमन डिफरेंस है तो हम पता नहीं लगा सकते एपी है या नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये D1 था, फिर D2 निकाल लेंगे। थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म करेंगे, 6 - 4, अब भी 2 आ रहा है। एक और निकाल के देख लेते हैं D3, वो क्या होगा 8 - 6, अब भी कितना आ रहा है 2। तो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो ये सीरीज हमारी, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, हमारा एपी में कहलाएगा। समझ में आ गई बात? एपी सीरीज आपको पता चल गई। किसी को भी सीरीज को या सीक्वेंस को हम एपी कब कहेंगे, जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। उसके बाद बात करते हैं हम, एक nth टर्म का फॉर्मूला होता था हमारा, ध्यान से सुना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में। nth टर्म वो कैसे निकलता था, an = a + n - 1 × d। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो भी चीजें हैं ना, उनको ध्यान से समझ लो क्या क्या है। an का मतलब क्या होता है? an का मतलब होता है nth टर्म। कोई बोल दे 10th टर्म, 20th टर्म, 25th टर्म, इस तरीके से बोल दे तो उसका मतलब क्या है, an गिवन है। 10th टर्म बोल दिया तो इसका मतलब a10 गिवन है। 25th बोल दिया तो इसका मतलब a25 गिवन है। समझ में आया an का मतलब क्या है? उसके बाद आता है a क्या चीज होती है? a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कोई भी सीक्वेंस है या सीरीज है, उसकी पहली टर्म को हम क्या कहेंगे, a। तो ये आ गया मेरा a, ठीक है। अब बात आती है n। n का मतलब होता है यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है n का मतलब? नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारे सीक्वेंस या सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं हमारी, उसको कहेंगे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट चीज बची हमारी d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। जो हमारी क्या होगा, टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा, उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई सारी चीजें इस फॉर्मूले की? तो ये nth टर्म का फॉर्मूला मान लो, या फिर जनरल टर्म का। किसका है? जनरल टर्म। अब पिछला चैप्टर जो था हमारा बाइनोमियल थ्योरम, उसके अंदर क्या था, जनरल टर्म का एक फॉर्मूला होता था। कोई भी अगर हमें टर्म निकालनी पड़ जाए, 5th टर्म फाइंड आउट करो, 6th करो, 8th करो, या 10th करो, या nth टर्म फाइंड आउट करो, तो उसके लिए एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता था। यहां पे भी एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है एपी के अंदर, वो क्या है, an = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कोई भी अपनी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद आता है सम ऑफ एपी, कि अगर हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज गिवन है, अगर उसका सम फाइंड आउट करना हो, हमें क्या करना हो, सम फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेज होते हैं। क्लास 10th के अंदर पढ़ा था। Sn = क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। Sn का मतलब सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स। मान लिया 10 टर्म्स का सम निकालना है तो S10 यूज करेंगे हम। S10 का मतलब हमारी जो भी एपी के अंदर 10 टर्म है, उनका सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो किसके इक्वल होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। आप इन सभी वैल्यूज से फैमिलियर हैं, n क्या है, a क्या है, n d, ये आपको पता चल चुका है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है हमारा सम निकालने का, वो क्या होता है, n/2 × a + l। ये फॉर्मूला भी कई जगह यूज हो जाता है। अब n का तो आपको पता है, a का भी पता है, l क्या होता है, l होता है हमारा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म से मतलब क्या है, अगर मान लिया देखो आपसे एक एपी दे दी 2 4 6 8 ऐसे करते 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 और लास्ट में दे दिया 20। अब इसके अंदर देखो हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है, और आपको बोल दे एन इसके अंदर मान लिया 10 है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे सम इनका, सारी की सारी टर्म्स का वैल्यू पुट करनी है जस्ट और आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया है। यहां तक आपको एपी के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल। अब 11th क्लास पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो यहां पे एक नई टर्म आती है हमारी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या चीज होती है वो समझेंगे अब भाई पीछे तक तो हमारा 10th क्लास का चल रहा था, वो बेसिक्स आपने क्या कर लिया, एक तरीके से रिवीजन की है। अभी हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं जो हमारी क्लास 11th में हेल्प करेंगी। सबसे पहली टर्म आती है हमारी अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता था, अर्थमेटिक मीन क्या चीज है। अगर मान लिया हमारे पास कोई 2 नंबर हो, लेट 2 नंबर, ध्यान से समझना क्या है, ए एंड बी, कोई भी 2 नंबर है ए एंड बी, और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर इंसर्ट करना है। क्या करना है अब, लेट इंसर्ट एनी नंबर कैपिटल ए बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमने क्या किया, एक अनदर नंबर इंसर्ट कर दिया। तो ये जो ए होता है, जो हमने नंबर इंसर्ट किया है, उसका कैसे पता चले कि वो नंबर क्या होगा, जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, उसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। कैसे फाइंड आउट होता है, ए इज इक्वल टू, जो भी हमारी दोनों टर्म्स हैं उनको सम करो, ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, कैसे, अब जैसे मान लिया हमारे पास एक टर्म है 4, एक टर्म है 10। अब मुझे पता करना है कि इसके एग्जैक्टली बीच में कौन सी टर्म आएगी। ये मान लिया मैंने क्या है, कैपिटल ए, तो ए इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स क्या आ गया 14/2, और इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। तो 7 जो है वो एग्जैक्टली 10 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अब मान लिया बड़ी बड़ी टर्म हो तो हमें अर्थमेटिक मीन कैसे पता चलेगा, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो अर्थमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला पता चल गया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 होता है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं नई चीज की। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने सीखा था, अब सीखेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये सोचोगे सर ये क्या नई चीज आ गई, अभी बताते हैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन जीपी इफ कॉमन रेशियो बिटवीन ईच टर्म इज सेम। अब एपी के अंदर क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम कॉमन डिफरेंस चेक करते थे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगा, हम किसी भी सीक्वेंस या सीरीज को जीपी में कब कहेंगे, अगर उनकी हर एक टर्म की रेशो सेम होगी तो। अब ये रेशो वर्ड क्या चीज है, अब कॉमन डिफरेंस को तो हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, तो रेशो को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे आर से। अब मान लिया कोई भी हमें सीक्वेंस गिवन है, A1 A2 A3 A4, इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस गिवन है। अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है या जीपी में। एपी में चेक करने के लिए तो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है तो एपी में है, और जीपी में अगर चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, R1 रेशो किसकी निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, A2 बाय A1, फिर निकालेंगे R2, कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, A3 बाय A2, फिर निकालेंगे R3, वो कैसे निकलेगा, A4 बाय A3। समझ में आ गई बात, किस तरीके से हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम सबकी रेशो निकाल लेंगे अपनी 2-3, और चेक कर लेंगे कि अगर हमारी इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 है, देन हमारी जो सीरीज या सीक्वेंस होगा, सीरीज या सीक्वेंस इज इन जीपी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, किस तरीके से फाइंड आउट होगी। अब जैसे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, इसी तरीके से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कैसे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो कॉमन रेशो जो होगी हमारी, कॉमन रेशो, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से, वो कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय हमारी फर्स्ट टर्म से। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप यहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेशो जो अगर सेम होगी तो हम उस एपी, उसको सीक्वेंस या सीरीज को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर कहेंगे।
ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं हम, जो इसके अंदर फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जर्नल टर्म की बात आएगी। जर्नल टर्म ऑफ जीपी किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। अब एपी की तो आपको पता है, 10th में भी सीखी थी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जीपी के अंदर कैसे निकलेगी हमारी जर्नल टर्म, वो कैसे निकलती है, देखो ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर ए एन तो आपको पता है nth टर्म है, ए आपको फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशो है, एन आपको nth टर्म, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिलियर हो इन चीजों से। तो हमारा जनरल टर्म का जीपी का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। उसके बाद बात करें अगर हम सम ऑफ जीपी, जीपी का अगर हमें सम फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा वो अभी मैं क्लियर कर देता हूं। एक बार फॉर्मूले लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ये दो फॉर्मूले हमारे सम के लिए यूज होते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा और ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, बिल्कुल इजी है। देखो यहाँ पे क्या है, वन माइनस आर, वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन वन होनी चाहिए। मीन्स अगर हमारी वैल्यू आर की वैल्यू लेस देन वन है तो सम का फॉर्मूला ये वाला यूज होगा हमारा। अब यहां पे आर क्या है, आर माइनस वन है, वन की वैल्यू यहां पे आर बड़ा हुआ तभी तो वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से, तो यहां पे क्या होगा, आर अगर ग्रेटर देन वन है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, सम का यूज हो जाएगा। बस आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आर की वैल्यू अगर वन से लेस है तो यहां पे वन माइनस समथिंग करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। वन से बड़ी वैल्यू मान लिया 1.5 है तो 1.5 में से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.5 बचेगा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। समझ में आ गई, ये चीज है बस सम ऑफ जीपी फाइंड आउट करने की। अब जो टर्म आती है हमारी ज्योमेट्रिकल वो आती है मीन, जो जैसे हमारी अर्थमेटिक मीन थी वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीन आती है। अब मान लिया हमारे पास दो टर्म्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में हमें कोई टर्म एंटर करनी है ज्योमेट्रिकल मीन के बीच में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करी जाएगी, जी से। तो जी इज इक्वल टू कैसे निकलेगा हमारा, अंडर रूट ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कैसे, मैं मान लिया हमारे पास एक नंबर है 2, एक मान लिया हमारे पास 9 है, और इसके बीच की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, यहां पे 8 ले लेते हैं मान लिया, ठीक है। तो अगर मान लिया 2 और 8 के बीच में हमें ज्योमेट्रिकल वैल्यू फिट करनी है तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 8, कितना हो गया, 8 2 जा 16, 16 का रूट करेंगे तो क्या आ गया 4, तो क्या बन गया 2 4 8। अब ये देखते हैं कि ये जीपी में है या नहीं है, तो क्या होगा, इनकी कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए। कैसे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट 4/2 करेंगे तो कितना आ गया 2, फिर 8/4 करेंगे तो क्या आ गया 2, तो देखो दोनों की रेशो सेम आ गई, तो ये क्या बन गई हमारी जीपी। समझ में आ गई बात। लास्ट बात आती है हमारी यहां पे रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन, दोनों में क्या रिलेशन होता है। एएम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। जीएम का आपको फॉर्मूला पता है अंडर रूट ए बी। अब रिलेशन की बात करें तो क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन माइनस में ज्योमेट्रिकल मीन, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 माइनस में अंडर रूट ए बी, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी बाई 2। ये आ गया मेरा रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। यहां पे एलसीएम लेके मैंने इसको लिख दिया है। या ये चीज भी क्लियर हो गई है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज बता दूं मैं,
अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मीन से। अर्थमेटिक मीन जो होगा ये हमेशा इससे या तो इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। इक्वल कब होगा, जब ए और बी की वैल्यू 1 होगी। देखो 1 + 1 2/2 करेंगे, 1 आ गया, यहां पे भी 1 × 1 क्या आ जाएगा 1, तब इक्वल हो सकता है। अदरवाइज ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, एम की जीएम से ग्रेटर होती है। ठीक है, लास्ट 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले और बच गए। सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सम स्पेशल केसेज, वो और देख लेते हैं एक बार। वो है हमारा सम ऑफ सम सीरीज। कैसी सीरीज देखते हैं अभी। अगर मान लिया हमें ऐसे गिवन हो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे चलते चले जाओ और प्लस में n नंबर ऑफ टर्म्स का अगर सम फाइंड आउट करना हो, सीधा सा सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, n × n + 1/2। ये आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, बहुत जगह यूज हो जाएंगे ये। 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n टर्म्स का अगर सम करना है तो n × n + 1/2। अगर मैं कर दूं इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस में n का स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात करें हम तो इनका सम क्या होगा, उसका फॉर्मूला आएगा n × n + 1, ये एज इट इज, साथ में आ जाएगा हमारा 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। इनका प्रूफ भी होता है, अगर मान लिया आपको ज़रूरत है तो इनका प्रूफ भी मैं करवा दूंगा। कमेंट में ज़रूर बता दें मुझे कि प्रूफ कराना है या नहीं, कोई खास ज़रूरत है नहीं, बट ये आपको फॉर्मूले जरूर लर्न करने हैं। थर्ड होता है अगर मान लिया इनके क्यूब की बात की जाए, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस में ऐसे ही n क्यूब, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, वो आएगा हमारा n² n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर मैं बात करूं इसको फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, n × n + 1/2। ये जो फॉर्मूला था हमारा n × n + 1/2, इस कंप्लीट का क्या कर दो स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला आ गया हमारा, सेम एज इट इज। तो इस तरीके से हमें ये 3 केस भी याद रखने हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का। इसके सिवा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बाकी थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और पूरा का पूरा चैप्टर हम इजीली कर लेंगे। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो सभी वीडियोज़ की लिंक आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को बहुत सारा शेयर कीजिए, बस यही एक सपोर्ट चाहिए आपसे। बाकी मैं आपकी सपोर्ट और हेल्प के लिए बैठा हूँ, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप करें, अदरवाइज कमेंट करके भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।